कल अपलोड किए गए एपिसोड में मुझे केवल 1 सब्सक्राइबर अधिक मिले, इसलिए मैं फिर भी 5 अध्याय अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को और भी एपिसोड्स चाहिए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Sam Pok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pok Story for more episodes like this. Cha 41, तुम्हें दर्द हो रहा। वी और अक्र एक दूसरे को देखकर खुद में खोते जा रहे थे। उन्हें कोई होश न था। वी को भी धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वो अक्र की तरफ अट्रैक्ट हो रही। ऐसा उसे सिर्फ अक्र के साथ फील होता था। वी अपने हाथ को अक्र के गले में डाल देती है और अक्र उसके सिर को सहला देता है। अक्र बेड पर लेट जाता है। वी उसके सीने पर कर रख लेती है और उसे कस के पकड़ लेती है। अक्र अपने एक हाथ से धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। इस वक्त पूरे वार्ड में शांति थी। ये पहली बार था शायद जब दोनों लड़ नहीं रहे थे। वी अचानक ही अपने सिर को उठाकर अक्र से सवाल करती है, क्या तुम्हें डीप दर्द हो रहा है? अक्र अपनी नजरें नीचे करके वी को गौर से देखता है। काफी देर बाद उसने उसकी नाक को खींचते हुए सवाल किया, पहले मुझे ये बताओ, ये तुम्हें बोलना किसने सिखाया है? डी फॉर डैडी, डी फॉर डार्लिंग, के फॉर करना, बी फॉर बैठना। अक्र के सवाल को सुनकर वी को लगा कि वह उसका मजाक बना रहा है, इसलिए वह गुस्से से उसे देखती हैं और जानबूझकर उसकी चोट पर हाथ रखते हुए बोली, तुम मेरा एम्फो मजाक बना रहे हो। वो उठकर बैठ गई। अक्र उसके भड़क जाने से उसके हाथ को पकड़कर उसे दोबारा लेटाता है। फिर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता बहुत रात हो गई है? अब हमें सो जाना चाहिए और कल मैं तुम्हारी प्यारी डार्लिंग को हमारी शादी के बारे में बताने वाला हूँ। ये सुनकर वी चौंकते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। अक्र का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ना कि यूं छुप छुप कर तुमसे मिलना है। अब जब मुझे पता है कि कई सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तब तो मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, वरना नजर हटी और दुर्घटना घटी। मुझे तुम पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। क्या पता तुम्हें कोई और पसंद आ जाए। वी उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, पर अक्र उसे पकड़ लेता है। वी लड़ने की कोशिश कर रही थी और अक्र ने उसे कस के जकड़ लिया था। वह गुस्से से उसे देखती हैं, तो अक्र तिरछा मुस्कुराकर उसके होठों को काटते हुए बोला, माय वोल्कानो बेबी, ज्यादा मत लड़ो, वरना अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये कहते वक्त वह अपने होठों को चबाते हुए वी के गर्दन को घूरने लगता है। अक्र की आंखों में एक अलग ही नशा नजर आ रहा था। ये देखकर वी उसे शक भरी नजरों से घूरते हुए बोली, तुम एफर्लस्टी शार्क की तरह क्यों बीफो बिहेव कर रहे हो? अक्र बहुत ही सेक्सुअल तरीके से उसके थाई पर अपने हाथों को रखते हुए बोला, बिकॉज आई एम लस्टी शार्क वॉल्केनो बेबी। उसके ऐसे टच से वी का पूरा चेहरा उसे गर्म सा होता हुआ महसूस हुआ। अक्र को ये देखकर मजा आ रहा था, क्योंकि वह जानबूझकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, पर वी भी कम नहीं थी। मौका पता ही वो उसे पीट देती, पर अक्र इतना ज्यादा बेशर्म था कि मार खाने के बावजूद उसे अकल नहीं आती और वह वी को फिर से परेशान करता है। अगली सुबह मिसेज राणा और मिस्टर राणा दोनों ही चुपचाप ब्रेकफास्ट करते हैं और दोनों ही साथ में अस्पताल के लिए निकलने लगे। अचानक ही मिसेज राणा अपनी जगह पर रुक गई। ये देखकर मिस्टर राणा उन्हें ऊपर करके देखने लगते हैं, तो मिसेज राणा अचानक ही बोली, अभी कहाँ है? मैंने उसे कल से नहीं देखा। यह एक गायब होता है तो दूसरा आता है, दूसरा गायब होता है तो पहले वाला आ जाता है। मिस्टर राणा अभी भी मिसेज राणा से नाराज थे, पर वो उन्हें परेशान नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने बिना उनकी तरफ देखे कहा, अभी कोई बच्चा नहीं है और उसके साथ गॉड्स भी है। वो इस वक्त मेरे फार्म हाउस पर है। इतना कहते ही वो कार की बैक सीट पर बैठ जाते हैं। मिसेज राणा उनसे पूछना चाहती थी
मगर जब उन्होंने देखा मिस्टर राणा बहुत ही डरावने नजर आ रहे हैं तो वह चुपचाप उनके बगल में बैठ गई। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। मिसेज राणा ने मुड़कर मिस्टर राणा को देखा और अचानक ही सवाल पूछा, अंकित, हम कब तक इस तरह रहने वाले हैं? मिस्टर राणा ने उनकी तरफ नहीं देखा तो मिसेज राणा थोड़ा सीरियस होकर बोली, अंकित, उस दिन मेरे भाइयों ने तुम्हारे फैमिली को टारगेट किया था, इसलिए मुझे डाइवोर्स पेपर पर साइन करना पड़ा। पर मुझे पता था तुम कभी साइन नहीं करोगे और सब सही कर दोगे। अचानक मिस्टर राणा उनके गालों को दबाते हुए गुस्से में बोले, आई डोंट केयर तुमने क्या किया या क्या नहीं, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डाइवोर्स के बारे में सोचने की भी? मैंने पहले भी कहा है, बाहर वाले क्या करते हैं या क्या नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और उन्हें मेरी फैमिली मत बोलो पिया, तुमने मुझे निराश किया है। मिसेज राणा को अपनी गलती का एहसास था। वह अपने सर को झुका लेती। उनके दिल में बहुत दर्द था, पर फिर वह नजर उठाकर मिस्टर राणा की आंखों में देखती हैं और उन्हें एकदम से गले लगाकर इमोशनल होते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। मिस्टर राणा उन्हें गले नहीं लगाते। उन्होंने आंखें बंद किए हुए ही कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हारी हरकतों ने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। मिसेज राणा इस पर कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी पकड़ मिस्टर राणा पर कश्ती जा रही थी। मिस्टर ओबरॉय ने अक्र की हालत के बारे में मिसेज ओबरॉय को नहीं बताया था। वह डायरेक्ट हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। अक्र की पट्टियों को डॉक्टर ने बदल दिया था। वहाँ एक लेडी डॉक्टर थी जिसे देखकर वी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वी चुपचाप सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में एक लॉलीपॉप थी जिसे वह चूस रही थी। वही अक्र अपने फोन में बिजी था। डॉक्टर अक्र के कुछ ज्यादा ही करीब थी। उसने अपना एक हाथ उसके सीने पर रखा और दूसरे हाथ में पकड़ी रुई से चोट पर दवा लगा रही थी। इस सीन को देखकर वी धीरे धीरे लॉलीपॉप चूसते हुए अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी कभी खोलती तो कभी बंद करती। फिर भी एक गहरी सांस लेकर अपना ध्यान अपने फोन की तरफ कर लेती है। डॉक्टर अक्र की पट्टी करने के बाद उसे देखते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय, अगर आपकी जगह कोई होता तो अब तक इतनी जल्दी रिकवर ना कर पाता। आप काफी फिट है, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। इतना कहकर वह डॉक्टर शर्माने लगती है। वी के कानों में जैसे ही उसके ये शब्द गए, उसके कान खड़े हो गए। वह लॉलीपॉप को जोर से अपने दांतों के बीच दबाकर उसे फोड़ देती है, जिसकी आवाज काफी तेज थी। इसलिए अक्र के साथ साथ वह डॉक्टर भी उसे देखने लगी। डॉक्टर वी को देखती हैं, फिर अक्र से सवाल करती है, मिस्टर ओबरॉय, ये कौन है? जहां तक मुझे पता है वार्ड में रुकने की इजाजत केवल फैमिली मेंबर को है, फिर यह अजनबी कौन है? इतना कहते ही वह डॉक्टर वी के सामने खड़ी हो गई। इस डॉक्टर की उम्र लगभग 25 साल होगी। दिखने में खूबसूरत थी। डॉक्टर ने वी को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ी तेज आवाज में सवाल किया, तुम कौन हो और मिस्टर ओबरॉय के वार्ड में क्या कर रही हो? वी जवाब देने के बजाय उल्टा अपने लॉलीपॉप को मुंह में ही गोल गोल घुमाते हुए सवाल करती है, और तुम ये पी फॉर पूछने वाली एच फॉर होती कौन हो? वह डॉक्टर वी के इस बिहेवियर से नाराज हो गई। उसने इस बार थोड़े रूखे स्वर में कहा, मैं मिस्टर ओबरॉय की डॉक्टर, जब तक वह ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी देखरेख करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि उनके आसपास कौन रहेगा या कौन नहीं। वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह अपने लॉलीपॉप के स्टिक को मुंह से निकालती है, क्योंकि उसकी पूरी लॉलीपॉप खत्म हो चुकी थी। उसने उसे स्टिक को ऐसे ही जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर वह डॉक्टर गुस्से में बोली, ये तुम क्या कर रही हो? मिस्टर ओबरॉय, अभी एक पेशेंट है, उनके आसपास ऐसे कचरा फेंक रही हो? क्या तुम्हें पता है उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है? इसे उठाओ और इस फेंको। वी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसकी पी फॉर पर्सनल डॉक्टर, तो इस पर साफ सफाई का ध्यान भी तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा।
उस हिसाब से इसे उठाकर तुम फेंको, मैं नहीं। क्योंकि एसफ साफ सफाई का भूत तुम्हारे सर पर एसफ सवार है, मेरे सर पर नहीं। वह डॉक्टर गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। उसने टेबल पर रखा पानी से भरा जग उठाया, वह उसे वी के ऊपर फेंकती, उससे पहले ही वी खड़ी होकर उस डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेती है और सारा पानी उसके मुंह पर फेंक देती है। उसने उंगली दिखाकर उस डॉक्टर से कहा, कुछ भी करना, लेकिन वीफो वोल्कानो को भड़काने की कोशिश मत करना, वरना एम्फो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, न तुम्हारे लिए न तुम्हारे इस पीफो पेशेंट के लिए। इतना कहकर वह गुस्से में अक्र को देखती हैं। क्योंकि अक्र ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए भी गुस्से में थी। उसने जानलेवा नजरों से उस डॉक्टर को देखकर आखिरी वार्निंग दी, दोबारा कभी मेरे एसफ सामने मत आना, वरना जेफ जान से मार दूंगी। फिर अक्र को घूरते हुए वार्ड से निकल गई। उसने दरवाजे को काफी तेज बंद किया था, जिसकी आवाज सुनकर वह डॉक्टर डर गई। वही अक्र को समझ नहीं आया कि वी गुस्से में क्यों है। वह फोन बंद करके उठकर जाने की कोशिश करता है, पर वह डॉक्टर परेशान होकर बोली, मिस्टर। पर अक्र उसे गुस्से में देखते हुए वो वार्ड से बाहर निकल गया। अक्र वी के पीछे जाते हुए बोला, वोल्कानो बेबी, कहाँ जा रही हो तुम? तुमने मुझसे कहा था जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे साथ रुकोगी। वी लिफ्ट में जाकर खड़ी हो गई। लिफ्ट बंद हो रही थी, पर वो पूरी तरीके से बंद होती उससे पहले ही वी अपने हाथ को बांधकर अक्र को देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे जेफ जेलस कराने की कोशिश कर रहे थे? अगर ऐसा था तो तुम अपने इन्फॉर्मेशन में कामयाब हुए, लेकिन कोई मेरा जेफ जानबूझकर टेस्ट ले, मुझे ऐसा लोग बीफ बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए आगे से मुझसे मिलने की केफ कोशिश मत करना। लिफ्ट बंद हो चुकी थी। अक्र दीवार पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर चुका था। वह चिल्लाकर अपने गार्ड से बोला, वह कौन सी डॉक्टर है जिसे मेरे इलाज के लिए भेजा गया है? उसे ऐसा सबक सिखाओ कि पूरी जिंदगी याद रखें। मिस्टर ओबरॉय सबसे पहले अस्पताल पहुंचे थे। वह जैसे ही अपनी कार से बाहर निकले, उन्होंने देखा वी सामने से आ रही है। वी को देखते ही उन्होंने खुश होकर कहा, वी तुम बाहर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो वी को गले लगा लेते हैं, फिर उसके माथे पर किस करते हुए उसे देखने लगे। वी थोड़ी गुस्से में थी। उसके फोन पर अक्र का कॉल आ रहा था। एक मिस्टर ओबरॉय ने ये देख लिया था। उन्होंने मुंह बनाकर कहा, ये बेवकूफ तुम्हें कॉल क्यों कर रहा? अभी तक तो तुम उसके साथ ही थी। वी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, एस फॉर सेकंड डैडी, मुझे घर जाना है। मैंने एस फॉर शावर नहीं लिया है। मुझे ए फॉर अजीब सा लग रहा है। क्या आप मुझे अपनी कार की केफ की देंगे? मिस्टर ओबरॉय परेशान होकर बोले, मेरा ड्राइवर है ना, वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन वी बीच में ही बोली, नहीं, मैं खुद डी फॉर ड्राइव करके जाऊंगी। पी फॉर प्लीज, मैं घर पहुंचता ही आपको एम फॉर मैसेज करके बता दूंगी। वी के जिद करने पर मिस्टर ओबरॉय हार मानकर बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी गार्ड की 2 कार तुम्हारे पीछे ही रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, इसलिए अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। चिंता मत करो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बस दूर से ही फॉलो करेंगे। वी अपने सर हाँ में हिला देती है, फिर मिस्टर ओबरॉय की कार को खुद ही ड्राइव करते हुए निकल गई। वी एक रेसर थी, इसलिए वो काफी फास्ट ड्राइव कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा झलक रहा था। वह बहुत ही लाउड म्यूजिक लगा देती है। उसने अपने फोन को देखा, जो लगातार बज रहा था। उसने इरिटेट होकर फोन उठाया और अक्र का नंबर ब्लॉक करके फोन को सीट पर रख दिया। आगे सिग्नल था। वी अपनी कार को वहां रोक देती है और आसपास देखने लगती है। उसके बाद उसने मिरर से मिस्टर ओबरॉय के गार्ड्स की कार देखी, जिसे देखकर वह अजीब तरीके से मुस्कुराए। उसने खुद से कहा, गुड बाय बी फॉर बॉयज। कहते ही वह अपने कार की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा देती है,
क्योंकि सिग्नल ग्रीन हो चुका था। फिर उसने अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करके ऑर्डर दिया, अभी के बीफ और बच्चे। तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं जहाँ बोल रही हूँ वहाँ पर आओ, वरना एम्फ तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अगर तुम मुझसे पहले वहाँ पर नहीं पहुँचे तो तुम्हारी केफ खैर नहीं। 800 लड़कियों से तुम्हें एम्फो मार खिलाऊंगी। और हाँ, अगर किसी को भी कुछ भी बीफ बताया तो उसका हेच हिसाब भी बराबर करूंगी। कहते ही वह बिना अभी की बात सुने कॉल कट कर देती है। कुछ ही देर में वी की कार उसी पहाड़ी एरिया में रुकी जहां पर उसने पिछली बार रेस लगाई थी। अभी वहां पहले से ही मौजूद था, उसके साथ कई सारे लोग भी थे। वी कार से निकली और कार की बोनट पर बैठते हुए डेविल स्माइल करके बोली, तो पीफ पिछली बार हमारे बीच बीफ बेट लगी थी। अगर मैं जेफ जीती तो तुम्हें वह करना होगा जो एम्फ मैं कहूंगी। कहते ही वह किसी रानी की तरह आराम से बैठ गई। वही दूसरी तरह गॉड्स बेचारे डरते हुए अस्पताल के बाहर खड़े थे। मिस्टर राणा और मिस्टर ओबरॉय गुस्से में थे। मिस्टर ओबरॉय गुस्से में बोले, क्या तुम लोग इतने ज्यादा नालायक हो चुके हो? वी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तुम्हें उसके साथ रहने को कहा था और तुम लोगों ने वी को खो दिया। पता नहीं वह कहाँ गई होगी। मिस्टर राणा कुछ सोचते हैं तो अचानक ही उनके दिमाग में कुछ आया और वह अपनी कार लेकर निकल गए। कंटिन्यू क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029 WATIP 1HSQ 761 UC3E2F च 42 वी के नखरे और अक्रकावी को मनाने आना। वी ने बोनट पर बैठकर उस लड़के को देखा जिसके साथ उसने रेसिंग की थी। उस लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। इस पर वी हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें डीफ डर लग रहा है विशाल? विशाल ने मुंह बनाते हुए वी को देखते हुए जवाब दिया, मैं कभी डरता नहीं हूँ। तुम बताओ क्या करवाना चाहती हो तुम मुझसे? अब जब मैं हार ही चुका हूँ तो मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वादा तोड़ना विशाल का नई स्टाइल है। कहते हुए विशाल के चेहरे पर अचानक एक घमंड झलका। उसे देखकर वी हंसने लगी और फिर उसने अपने दोनों हाथ को कार की बोनट पर रखकर आसमान की तरफ देखा। फिर कुछ सोचकर वी विशाल को देखते हुए बोली, मैंने कुछ नया सोचा है इस बार। तुम आज से और अभी से मेरी सभी बातों को एम्फो मानोगे। इनफैक्ट आज से मैं तुम्हारे लिए बी फॉर बॉस हूँ। इसलिए मेरे कॉलेज का सारा एच फॉर होमवर्क अब तुम्हें देखना होगा। जो भी ए फॉर असाइनमेंट या पी फॉर प्रोजेक्ट है वह तुम पूरा करोगे और टाइम पर सबमिट करोगे। ये कहकर वह खुशी से एक्साइटेड हो गई। वहीं विशाल ने देखा कि वी अब उसे छोड़ने की तैयारी में है तो वो जाने लगा। लेकिन अचानक ही वी ने उसे रोकते हुए मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अरे रुको वी फॉर विशाल। विशाल ने अपने कदम ठहरा लिए और उसने पलटकर वी को देखा। तभी कार की बोनट से उतरते हुए विशाल के सामने वी खड़ी हो गई। वी ने विशाल को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा झुककर उसके कान में कहा, याद रखना जब भी मैं तुम्हें बी फॉर बुलाऊंगी तो तुम्हें मेरी एक कॉल पर ही एच फॉर हाजिर होना होगा, वरना तुम सोच भी नहीं सकते टी फॉर तुम्हारे साथ क्या होगा। इस बार उसके बोलने का तरीका बहुत ही डेंजरस था, जिसे सुनकर विशाल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए उसने कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगा। कहते ही वह अपनी बाइक उठाता है और वहां से निकल जाता है। उसके साथ ही उसके दोस्त भी चले गए। अब केवल वहां पर अभी और वी बचे थे। अभी वी के सामने खड़ा हो गया था। इस बार वह थोड़ा सीरियस लग रहा था। उसने अपने हाथ बांधते हुए वी से सवाल किया, तुमने अचानक मुझे क्यों बुलाया? वी एटीट्यूड से जवाब देती है, मेरी मर्जी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह उस गहरी खाई की ओर देखने लगती है। वहां पर ठंडी हवाएं वी को छूते हुए गुजर रही थीं, जिस कारण उसके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर आ रहे थे। वी बहुत ही ज्यादा क्यूट पर थोड़ी खतरनाक लग रही थी।
दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। आधे घंटे तक वहां पर शांति छाई रहती है। अभी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वी ने उसे कुछ भी पूछने का मौका नहीं दिया। वह ड्राइविंग सीट पर बैठी और कार को स्टार्ट करके निकल गई। उसकी कार जैसे ही वहां से निकलती है, तभी एक कार वहां पर आकर रुकी। अभी जो बाइक पर बैठकर वहां से जाने वाला था, अचानक रुक गया। मिस्टर राणा कार से निकलकर अभी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने सीरियस होकर आसपास देखकर पूछा, भाई, कहाँ है वी? अभी पहले तो हैरान था, मगर फिर उसने क्यूरोस होकर पूछा, डैडी, वी तो जा चुकी है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? मिस्टर राणा गहरी सांस लेकर बोले, कुछ नहीं, अब तुम सीधा घर जाओ। तुम्हारी मॉम को तुम्हारी फिक्र हो रही है। मिस्टर राणा अभी के कंधे पर हाथ रखते हैं। फिर वह अपने कार में बैठकर वहां से निकल गए। अभी भी वहां से चला जाता है। वही वी घर के बजाय सीधा होटल गई। वह पर्पल होटल, जो अब उसके नाम हो चुका था। वी कार से निकली और होटल के अंदर चली गई। अंदर महिमा लोगों को खाना सर्व कर रही थी। उसने जैसे ही वी को देखा, वो खुश हो गई। इसी एक्साइटमेंट में महिमा ने ध्यान नहीं दिया, उसके हाथ में जो पानी का गिलास था, वो हल्का हिल गया। पानी सामने बैठे उस इंसान के कपड़े पर गिर गया था। ये देखकर वो इंसान गुस्से में बोला, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? मेरी इतनी महंगी ड्रेस बर्बाद कर दी। क्या तुम इसके पैसे दे भी पाओगी? महिमा अचानक उस इंसान के चिल्लाने से डर गई। वह घबराते हुए उससे माफी मांगते हुए आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी गुस्से से खड़े होकर बोला, ध्यान नहीं दिया का क्या मतलब है? तुम्हें पता है ये पूरे 6 करोड़ का है, जो तुमने अब खराब कर दिया। अगर तुम इसके पैसे पे नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें बेचकर इसके पैसे कमा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। महिमा की डर से हालत खराब हो रही थी। वहीं वी जैसे ही यह सुनती है, उसकी आईब्रो ऊपर हो जाते हैं। वी धीरे धीरे महिमा की तरफ बढ़ने लगी। महिमा ने जब उसे अपनी तरफ आते हुए देखा, तो मन में बोली, नहीं वी, इधर मत आओ। हे भगवान, इस बेचारे बुढ़े को बचा लेना। उद्धरण चिन्ह। महिमा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही आदमी जो इतना चिल्ला रहा था, उसे लगा कि महिमा उससे बहुत ज्यादा डर गई है। वह अपनी गंदी नीयत से उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि उससे पहले ही वी उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ देती है। अगले ही पल उस आदमी के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। वह दर्द से कराहते हुए पीछे मुड़कर वी को देखते हुए गुस्से में बोला, कौन हो तुम? और मेरे हाथ को छोड़ो। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तुम्हें ये सब बहुत भारी पड़ेगा। वी ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, पता तो तुम्हें नहीं है कि मैं कौन हूँ। बीफ बेवजह मुझसे डीफ दुश्मनी मोल ले रहे हो। और क्या कहा था तुमने? तुम्हारी ये 1 करोड़ के डीफ ड्रास है, ये तो 1 लाखों की भी नहीं है। शायद तुमने इसे 1000 में टीफ ठेले से खरीदा है और यहाँ आकर रॉब जेफ झाड़ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही वी उस आदमी के हाथ को झटक देती है। वह आदमी गुस्से से गर्मा गर्म पनीर उठाता है और उसे वी के ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, मगर वी अपनी जगह से हट गई। सारा पनीर जमीन पर गिर गया। ये देखकर वी अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, क्योंकि यह सब उसका होटल था। उस हिसाब से ये खाने का अपमान करना है। वी चेयर पर बैठ गई और उसने गुस्से में उस आदमी को ऑर्डर दिया, अंडस्को, अब तुम जीफ घुटनों के बल बैठो और इस केफ खाने को खत्म करो। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी उंगली दिखाकर बोला, ए लड़की, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं ओबराय खानदान को जानता हूँ। मैं मिस्टर आक्रांत ओबरॉय के बहुत करीब हूँ। उसे मी को लगा कि आक्रांत ओबरॉय से सभी डरते हैं, तभी वी डर जाएगी और उसके कदमों में गिर जाएगी। लेकिन ओबरॉय शब्द सुनते ही वी की आंखों के सामने अक्र का चेहरा आ गया, तो और वी और भी गुस्से से जलने लगी। उसने अपने फोन में कुछ टाइप किया तो कई सारे गार्ड्स वहां पर आ गए। वी उन गार्ड्स को देखते हुए गुस्से में बोली,
100% यह मिस्टर आक्रांत ओबरॉय के बहुत केफो करीब है। एक काम करो, इसने जो अभी हमारा एनफो नुकसान किया है, इसकी बीफ भरपाई इस आदमी से लो। और जितना भी जेफ जमीन पर खाना गिरा है, सब इसे केफा खिलाओ। याद रहे ये नाम का बोर्ड बाहर रख दो। आज के बाद मेरे हेचफो होटल में आक्रांत ओबरॉय का आना मना है। उन्हें पूरी तरीके से बीफो ब्लॉक करो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही वी महिमा के साथ एक प्राइवेट रूम में चली गई। महिमा तो अभी भी शॉक में थी। प्राइवेट रूम में दोनों आमने सामने बैठी थीं। महिमा ने हैरानी से सवाल किया, मेरी वी4 वोल्कानो को क्या हुआ? आज वोल्कानो बनकर क्यों फट रही है? क्या किसी ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया? वी याद करती है कि कैसे वह डॉक्टर उसे सुन रही थी। वह अपनी मुट्ठी बनाकर गुस्से में बोली, उसे क्या लगता है मुझे जेफ जेलस कराकर बहुत महान बन जाएगा? वो उसे तो मैं बताऊंगी वी4 वोल्कानो क्या चीज है। बहुत एचफो हल्के में ले रहा है वो मुझे। उद्धरण चिन्ह। महिमा मुंह बनाकर बोली, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी आधी बातें तो मेरे सर के ऊपर जा रही है। साफ साफ बताओ। उद्धरण चिन्ह। वी उसके सवाल को इग्नोर करते हुए अचानक से सवाल करती है, तुम मुझे बताओ। तुमने कहा था ना, ओबराय खानदान के किसी एसफ सदस्य ने तुम्हारे साथ डीफ धोखा किया है। मैं उस घर में गई थी, पर मैंने उस जीफ गधे के अलावा किसी और लड़के को वहां नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। महिमा को अभी भी कुछ ठीक से समझ नहीं आया। वो इरिटेट होकर बोली, यार वोल्कानो, ठीक से बताओ ना, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वी चिखते हुए बोली, मैं उस आक्रांत ओबरॉय के बारे में बात कर रही हूँ। वो गधा और बद दिमाग इंसान है। उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर महिमा तो अपनी जगह से गिरते गिरते बची। उसके होश उड़ गए थे। उसने अचानक ही कहा, तुम उसे कैसे जानती हो? पिछली बार तो तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हो गई थी। वी ने उससे कुछ नहीं छुपाया और सच बताते हुए कहा, हमारी शादी हो गई, पर मैंने उसे अपने फोन में ब्लॉक कर दिया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही वह अपना मुंह फेर कर आगे बोली, अब मुझसे कोई सवाल मत करना। बस बताओ, वह लड़का कौन था? उसकी तो खैर नहीं। महिमा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। वह सदमे में थी। वही अक्र ने पता लगा लिया था कि वी इस वक्त रेस्टोरेंट में है, इसलिए उसने राज को बुलाया और होटल के लिए निकल गया। उसकी कार जैसे ही होटल के सामने रुकी, वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ कार से निकला और अंदर जाने लगा। अचानक ही राज की नज़र एक बोर्ड पर गई, तो उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गई। अक्र आगे बढ़ता है, उससे पहले ही राज डरते हुए बोला, प्रेसिडेंट, ये देखिए। अक्र कंफ्यूज होकर सामने देखता है, तो उसकी आंखें छोटी हो गई और राज को डर भी लग रहा था, पर उसे हंसी भी आ रही थी। अक्र गुस्से में बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत, इसने मेरी फोटो को इस तरह बाहर लटकाई है। बाहर एक चार्ट पेपर पर अजीब सी ड्राइंग बनी हुई थी। वो एक लड़का था, उसके नीचे आक्रांत ओबरॉय लिखा था और साथ में ये भी लिखा था कि वह इस होटल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और सभी लोग इस एलर्जी से बचें। अक्र गुस्से से बोला, यू वोल्केनो बेबी, तुम मेरे गुस्से को भड़का रही हो। आज तक कभी किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अक्र होटल के अंदर जाता है, पर गॉड्स उसे रोक देते हैं। ये देखकर अक्र को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी गन को निकाल लेता है। गन को देखते ही गॉड्स डर गए। अक्र का गुस्सा समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। उसने बचपन से ही चीजों को अपने कंट्रोल में करना सीख लिया था, पर अचानक से ही वी उसकी जिंदगी में आई और उसने अक्र की जिंदगी में तहलका मचा दिया। अक्र उसे बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करता, पर वी उसके कंट्रोल से बहुत आगे निकल चुकी थी। अक्र अचानक ही लात मारकर गुस्से से डोर को ओपन करता है। अंदर वी और महिमा कुछ कर रही थी। अक्र जैसा ही अंदर के नज़ारे को देखता है, वह शॉक हो गया। अचानक ही बोला, व्हाट द हेल?
कंटिन्यू। क्या आक्रांत वी को मना पाएगा या नहीं जानने के लिए बने रहे। जो गलती एपिसोड में है वो मैं चेक कर दूंगी अभी। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें 1 https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 WhatsApp 1 HSQ 761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें 11। थैंक यू। 43 ओवर ऑब्सेस्ड वी जैसे ही सामने देखती है उसकी आंखें छोटी हो गई। दरवाजे के पास अक्र खड़ा था जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। अक्र ने अपने चेहरे से मास्क निकाला और गुस्से में अंदर जाने लगा। तभी वी उसे रोकते हुए बोली, एस फॉर स्टॉप। पता नहीं क्यों लेकिन अक्र के कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी बहुत ज्यादा था। अक्र गुस्से में भी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यानी आक्रांत ओबरॉय को ब्लॉक करने की? और तुमने होटल के बाहर और यह रूम के बाहर क्या लगा रखा है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे साथ ऐसी हरकत करने की। वी बड़ी ही एटीट्यूड के साथ जवाब देती है, किसी की नहीं हुई तो इसमें एम फॉर मैं क्या करूं? अब हर कोई वी फॉर वोल्कानो जैसा तो नहीं हो सकता ना। ये सब कहते हुए वी अपने पैर को अच्छे से सोफे पर एडजस्ट करते हुए बैठ जाती है। उसका चेहरे पर दुनिया जहां का घमंड झलक रहा था। उसके चेहरे को ही देखकर पता चल रहा था कि वह अक्र को यहाँ देखकर खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पता था कि अक्र यहाँ जरूर आएगा। महिमा तो अक्र को देखकर हैरान थी। वह अभी भी अक्र को देखकर सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करें। ऊपर से वी ने उसे जो कुछ भी बताया था उसके बाद से तो वह कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। अक्र गुस्से से महिमा की तरफ देखता है। महिमा की तो रूह तक कांप गई। फिर वह हंसते हुए बोली, हेलो जीजू, मैं हूँ आपकी साली साहिबा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। भले ही वह ऊपर से हंस रही थी पर अंदर से उसे बहुत डर लग रहा था। गाइस वीडियो बना माँ बहुत मेहनत लगता है, इसलिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। अक्र उसे इग्नोर करते हुए भी के सामने खड़ा हो गया और अपने हाथ को बांधते हुए भी से सवाल करता है, मैंने अभी तुमसे सवाल किया उसका जवाब दो। मुझे ब्लॉक क्यों किया? अभी के अभी मुझे अनब्लॉक करो। वी आलस से जवाब देती है, एन फॉर नो एंड जी फॉर गेट आउट। अक्र अपनी आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या तुम सच में मुझे अनब्लॉक नहीं करने वाली हो और ना ही मेरे सवाल का जवाब देने वाली हो? इस बार वी कुछ नहीं बोली। वो उसे इग्नोर करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वी को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो उसे जलाने की कोशिश करें। अक्र ने उसके साथ वही किया। पूरे प्राइवेट रूम में शांति चाहिए थी। अक्र के कानों में अचानक ही उसके असिस्टेंट राज की आवाज गूंजने लगी, जो कार में उसने अक्र से कहा था। राज ने अक्र से कहा था, प्रेसिडेंट, अगर आप मैडम के सामने ज्यादा गुस्सा करेंगे तो वो और भी भड़क जाएंगी, इसलिए उनसे प्यार से बात करिएगा। ये याद आता ही अक्र खुद को शांत करने लगता है। अक्र एक गहरी सांस लेकर वी से बोला, मेरी बात सुनो वोल्कानो बेबी, मैंने तुम्हें जलाने की कोशिश नहीं की। वो बस मेरी पर्सनल डॉक्टर थी। मैंने नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी करेगी, लेकिन मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। ओके फाइन, आई एम सॉरी। फाइनली अक्र अपनी ईगो को साइड में रखते हुए वी से माफी मांगता है, पर वी इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करने वाली थी। वी डेविल स्माइल करने लगी। उसने अपने कान में उंगली डालकर उसे हिलाते हुए कंफ्यूज होकर पूछा, केफ क्या कहा तुमने? मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया। अक्र के अंदर बहुत ईगो थी, लेकिन पहली बार वो किसी से सॉरी बोल रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी। अक्र एक गहरी सांस लेता है। उसने अपनी गर्दन में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखा। उसके बाद धीरे से कहा, आई एम सॉरी, अब मुझे अनब्लॉक करो और मेरे साथ वापस चलो। वी अजीब सा मुंह बनाती है। उसके बाद उसने महिमा को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें एसफ सुनाई दिया? इसने जेफ जो कहा। महिमा अचानक उसकी आवाज सुनकर अपने सेंस में आती है।
फिर भी को देखते हुए जल्दी से अपनी गर्दन नाम हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। अक्र को दोनों पर अब गुस्सा आ रहा था। गुस्से के कारण तो उसकी माथे की नसें भी अब दिखने लगी थी। अक्र को पता था वी उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने इस बार खुद को अच्छे से कंट्रोल किया ताकि वह वी पर अब भड़के ना। अक्र आराम से वी के बगल में बैठ गया। उसने वी के हाथों को प्यार से किस करते हुए कहा, मेरी प्यारी वॉल्केनो बेबी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अब मैं उस अस्पताल में कदम भी नहीं रखूंगा। वो बहुत सीरियस था। वी अपनी आंखों को रोल रोल करते हुए बोली, अंडरस्को, अच्छा ठीक है, मैं इस पर सोचूंगी इस बारे में। वी की बात सुन अक्र दांत पीसते हुए बोला, सोचोगी का क्या मतलब है? आज तक मैं किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। क्या ये काफी नहीं है? वी अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, बीफ बिल्कुल भी नहीं। ये केफ काफी नहीं है। अक्र उसे एक्सप्रेशनलेस भाव से देखने लगा। महिमा को अक्र से बहुत डर लग रहा था। उसने मन में कहा, यह ओबराय खानदान के सभी लोग हैंडसम होने के साथ साथ कितने ज्यादा डरावने होते हैं। कहीं वी मेरे कारण कुछ गलत ना कर दे। मैंने गलती कर दी उसे यह बात कर कि जिसने मुझे धोखा दिया वो ओबरॉय फैमिली से बिलोंग करता है। अब तो आक्रांत ओबरॉय उसका हस्बैंड है। अगर इसने मेरे लिए अपने ससुराल वालों से लड़ाई की तो शायद उसका आक्रांत के साथ रिश्ता खराब हो जाए। मुझे वी को अकेले में समझाना होगा। वैसे भी मैं उस आदमी से नहीं मिलना चाहती और ना ही उसे देखना चाहती हूँ। इतना कहते ही वो गहरी सांस लेती है। वो अपनी जगह से उठी और वी को देखते हुए मुस्कुराहट के साथ बोली, वी अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इतना कहते ही वो मुस्कुराते हुए चली गई। अब प्राइवेट रूम में केवल वी और अक्र ही थे। अक्र के होठों पर शैतानी भरी मुस्कुराहट आ चुकी थी। अक्र अचानक ही वी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। फिर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए उसे देख नोटी मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे क्या तुम्हें भूख लगी है? वी उसे कंफ्यूज भरे अंदाज में देखने लगी। अक्र उसकी उंगलियों को अपने होठों पर रखते हुए सेडिक्टिव वॉइस में बोला, वो क्या है ना, मुझे भूख लगी है, सोच रहा हूँ अगर कुछ टेस्टी मिल जाए तो बात बन जाए। कहते हुए वो उसके हाथों की उंगलियों को जोर से बाइट करता है। उसका हर एक अंदाज थोड़ा सिडेक्टिव था। वी को अपनी उंगलियों के साथ साथ अपने बॉडी में भी एक तेज कर्ज जैसा महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी से अपने हाथ को पीछे करके अक्र को दूर करते हुए बोली, ये केफ क्या कर रहे हो? मुझे क्यों केफ खा रहे हो? अक्र वी के पिंक लिप्स को देखते हुए अपनी जिभ होठों पर फिराते हुए मैग्नेटिक वॉइस में आगे बोला, मैं तो और भी बहुत कुछ खाने का सोच रहा हूँ। पर कहते हुए वह धीरे धीरे वी की तरफ झुकने लगता है। वी ने देखा अक्र के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे, तो वो उसकी गोद से उठने लगी, तो अक्र उसे कसके पकड़कर खुद से और चिपका लेता है। वो वी को सिड्यूस करते हुए उसकी गर्दन में अपनी गर्म सांस को छोड़कर बोला, वॉल्केनो बेबी, हम अकेले हैं, क्यों न हम इसका फायदा उठाए। कहते हुए उसने वी के होठों पर किस कर लिया। वी के अंदर फिर से हलचल होने लगी। उसका चेहरा भी एकदम गुलाबी पड़ गया था अक्र के इस तरह छेड़ने से। अक्र के हाथ लगातार उसकी कमर के आसपास घूम रहे थे। वी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह उसे धक्का देकर रूम से बाहर भागने लगी। ये देखकर अक्र के होठों पर मिस्टीरियस मुस्कान आ गई, पर अचानक ही उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। अक्र ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी, फिर भी उसके ब्लैक कलर के शर्ट से हल्का हल्का खून नजर आ रहा था, क्योंकि वह डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ गया था। वहीं दूसरी तरफ मिसेज राणा एक पेशेंट को देखने जा रही थी। अचानक ही वह एक वार्ड के सामने रुककर नर्स को कुछ समझाने लगी। उसी समय उस वार्ड का दरवाजा खुला। उस वार्ड में सुरेश की मां थी।
मिसेज राणा की नज़र अनजाने में ही उस वार्ड के अंदर चली गई। उन्होंने जैसे ही उस औरत को देखा, उनकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। सुरेश की मां इस वक्त रो रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था सुरेश के साथ क्या हुआ, लेकिन किसने किया ही अभी नहीं पता था। सुरेश की मां की नज़र भी मिसेज राणा पर गई। वह मिसेज राणा को देखकर चिल्लाते हुए बोली, जरूर इसने ही मेरे बेटे के साथ यह सब किया है। कोई पुलिस को बुलाओ और इसे जेल भिजवाओ। कोई तो पुलिस को बुलाओ और इसे जेल भिजवाओ। इसने मेरे बेटे के साथ वह सब किया है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये खुद को समझती क्या है। वह रोते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। उस वार्ड में जो डॉक्टर मौजूद है वह उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वह बूढ़ी औरत शांत नहीं हो रही थी। मिसेज राणा भी उनकी बात को सुनकर चौंक जाती है। उनके साथ जो नर्स बात कर रही थी, उसने जैसे ही उस बूढ़ी औरत की बात सुने वह परेशान होकर मिसेज राणा से बोली, डॉक्टर क्या आप इस औरत को जानती हैं? ये जब से हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, इसने हंगामा मचा रखा है। कल किसी ने उनके बेटे के हाथ की उंगलियों को काट दी और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करके हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया था। अभी वह आईसीयू रूम में एडमिट है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उसे हर तरीके से टॉर्चर किया गया है। इनफैक्ट उसका रेप भी किया। कहते कहते वह मिसेज राणा को देखती है तो हैरान थी, मगर अचानक ही मिसेज राणा के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सख्त हो गए। उन्होंने नर्स को डांटते हुए कहा, मेरा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है। अगर ज्यादा हंगामा करें तो इस अस्पताल से निकाल दो। हमें ऐसे पेशेंट की जरूरत नहीं। इतना कहते ही वह गुस्से में चली गई। वही उस नर्स को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कहा। उस बुढ़िया औरत को शांत करने के लिए डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वही मिसेज राणा काफी देर तक अपने कैबिन में परेशान होकर बैठी रही। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह पेन को चबाते हुए बोली, अंकित भी मुझसे नाराज हो गए हैं। अब क्या करूं, कैसे मनाऊं? ये सोचते हुए वह अपना टैब निकालती है और उसमें चेक करने लगती है हस्बैंड को कैसे मनाया जाए। अचानक ही उन्हें कुछ दिखा, जिसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। वह टैब को बंद करके डेविल स्माइल करके बोली, अंकित अब तो तुम्हें मानना ही होगा। मैं भी देखती हूँ कब तक मुझसे नाराज रहते हो। कहते ही वह जल्दी से अपना बैग उठाती है और केबिन से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान हमेशा अंधेरे में छिपकर वी से प्यार करता था और उसे अपना बनाने की कोशिश करता था, फाइनली आज वह उजाले में निकल ही आया। वो इस वक्त मिस्टर राणा के ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वह ऑफिस के अंदर जाता है और ठीक 2 घंटे बाद वापस आता है। जब वह वापस आ रहा था, उसके चेहरे पर मास्क था, जिससे ये पता नहीं चल रहा था आए अंदर क्या बात हुई, मगर उसकी आंखें बहुत ही खतरनाक तरीके से चमक रही थी। वह अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। रात के 8 बजे मिस्टर राणा पैलेस पहुंचे। अंदर पहुंचते ही उन्होंने अपने कोट को वही टेबल पर रख दिया, फिर अपनी आस्तीन को चढ़ाते हुए ऊपर चले गए। कुछ मिनट बाद वह अपने कपड़े बदल कर जैसे ही नीचे आए, उनकी आंखें छोटी हो गई। हॉल में 2 लोग मौजूद होते थे। मिस्टर राणा का चेहरा जलन से लाल हो गया। वह जल्दी से सोफे के पास गए और वी को अपनी तरफ करते हुए गुस्से में बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी बेटी से दूर रहो। अक्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मिस्टर राणा ने वी को अपनी तरफ खींच लिया। वह वी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके बोला, ससुर जी, वी मेरी प्यारी सी पत्नी है, इसलिए उस पर मेरा हक है, उससे दूर रहिए। अक्र के चेहरे पर जलन नजर आ रही थी। मिस्टर राणा वी को एक नज़र देखते हैं, फिर उसे अपने गले लगाकर पजेसिव आवाज में बोले, बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ मेरी बेटी है, उससे तुम दूर रहो। मैं तुम्हें कभी भी उसके करीब नहीं जाने दूंगा। अक्र भी गुस्से से लाल हो गया। मिस्टर राणा और अक्र दोनों एक दूसरे को जलन और गुस्से से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था दोनों दुश्मन बन बैठे हो। वी
दोनों के बीच पीस रही थी। वो कभी अपने डैडी को देखती तो कभी अक्र को देखती। वहां पर कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। वी दोनों को घूरते हुए कुछ बोलने वाली थी, मगर मिस्टर राणा उसके मुंह को बंद करते हुए बोले, नहीं वी, मुझे पता है तुम्हें सिर्फ अपने डैडी से प्यार है, इससे बोलो यह अभी यहाँ से जाए। अक्र वी के हाथ को पकड़कर बोला, वॉल्केनो बेबी, आई एम योर हस्बैंड, तुम अपने डैडी से बोलो कि वो हम दोनों के बीच ना आए। मिस्टर राणा गुस्से में बोले, यह क्या वॉल्केनो बेबी लगा रखा है? खबरदार, अगर मेरी बेटी को बेबी कहा तो। अक्र भी जिद करते हुए बोला, बेबी को बेबी ही तो बोलूंगा। अगर आपने हम दोनों के बीच आने की कोशिश की तो आपकी भी शादीशुदा जिंदगी में ढंग से चलने नहीं दूंगा। अब तो मिस्टर राणा आग बबूला हो चुके थे। कल अपलोड किए गए एपिसोड में मुझे कबल 1 सब्सक्राइबर अधिक मिले, इसलिए मैं फिर भी 5 अध्याय अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को और भी एपिसोड्स चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी।